हमारा घर उतना स्ट्रांग नहीं है। बाबूजी ऑटो चलाते हैं और मम्मी गृहिणी है, तो घर में सबसे बड़ा भाई हम ही हैं। मगर हम लोग जब खेल रहे हैं तो सरकार के द्वारा हमें कुछ मिलती नहीं है, तो अपने जीविका चलाने के लिए कुछ तो हमें करना चाहिए। और डिसेबल होने के नाते कहीं हम लोगों को जॉब भी नहीं मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में भी कोई जॉब देता नहीं है। तो इसीलिए लास्ट में हम लोग मुझे लगा कि अब करना क्या है, तो मैं वही एक छोटा भाई है तो उनके साथ मैं ठेला में चाउमीन बेचा करता हूँ, उसी से मेरा घर परिवार गुजारा चलता है। और जो खेलने में आना जाना वगैरह सब भी जो है अपना पैसा से करना पड़ता है, तो खुद अपना पैसा से ही करते हैं सर, क्योंकि सरकार का कोई सहयोग है नहीं हमारे पास। पंडरा में मेरा ठेला लगता है, पंडरा कृषि बाज़ार है, कृषि बाज़ार के बगल में मेरा ठेला लगता है चाउमीन का। तो वही कितने साल से बेच रहे हैं आप? करीबन 6 साल हो गया। और क्रिकेट मैच आप लास्ट जो बताए थे इंटरनेशनल खेल रहे थे, तो कब खेले थे? 2020 में हम करंट प्लेयर हैं। करंट प्लेयर भी हैं। प्लेयर हैं। विडंबना का स्वरूप देखिए आप कि भारतीय टीम का करंट प्लेयर अपने घर के पास चाउमीन बेचने को, ठेले में चाउमीन बेचने को मजबूर है। और यह स्थिति का सवाल आप ढूंढिए और उनसे पूछिए जो इसके जिम्मेवार हैं कि इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ठेले पर चाउमीन बेच रहा है। नमस्कार। दिव्यांग शब्द सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है और वो कौन सी तस्वीर है जो भर कर सामने आती है? तस्वीर जो भी उभर कर सामने आ रही होगी, आज वो तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि आज आपको रांची के दिव्यांगों की वो कहानी और उनका वो स्वरूप हम दिखाने वाले हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इस वक्त हम अरगोड़ा मैदान पर हैं, रांची के अरगोड़ा मैदान में, और यहाँ पर मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं किस तरह से बैसाखी लेकर क्रिकेट मैच का प्रैक्टिस चल रहा है। और यह कोई आम खिलाड़ी नहीं हैं जिन्हें किसी तरह से क्रिकेट मैच खेलना है और शौक़ से खेलते हैं। इनमें से कई इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, कई नेशनल खिलाड़ी हैं, और हर कोई अपने राज्य, अपने शहर और अपने देश को कई फलक पर रिप्रेजेंट कर चुका है। तो आइए हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। और इसके पहले मैं बता दूं कि आज जब हम आपसे मुखातिब हुए हैं, आज विश्व दिव्यांग दिवस है, वर्ल्ड डिसेबल्स डे है, और इसी उपलक्ष्य पर हम आपको रांची के दिव्यांगों की ये अद्भुत कहानी और उनका अद्भुत स्वरूप आप तक लेकर आए हैं। हमारे साथ भारत के दिव्यांग जो क्रिकेट टीम है उसके पूर्व कप्तान मुकेश कंचन जी मौजूद हैं। और जब मैं पूर्व कप्तान कहता हूं तो धोनी वाली इमेज सामने नहीं आती है। महेंद्र सिंह धोनी से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बड़े भाई ने संन्यास ले लिया है। काफ़ी दुख का विषय है झारखंड और रांची के वासियों के लिए, पर अभी तक हम लोगों ने संन्यास नहीं लिया। मैं पूर्व कप्तान 2018 तक रहा, और आने वाले जो सुब्रो जॉर्डर हैं वो अभी भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। कप्तानी छोड़ने का मुख्य कारण था कि देश में देखा गया कि दिव्यांग क्रिकेट को बहुत सारे लोग प्रमोट करने नहीं आ रहे थे, तो हम लोगों को लगा कि शायद हम लोगों को खुद से इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं एज ए प्रेसिडेंट पूरे ऑल इंडिया में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन हुआ, और उसका एज ए प्रेसिडेंट भी काम कर रहा हूँ, और अभी भारतीय टीम का एक हिस्सा बन के खेल भी रहा हूँ। आपका चूँकि दायां पैर काम नहीं करता है, आप डिसेबल हैं, दिव्यांग है, ऐसे में कितना मुश्किल हुआ ये सफ़र? क्योंकि आप सामान्यतः मतलब 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से बॉल आ रहा हो, सामान्यतः हमारे लिए मुश्किल हो जाता है खेल पाना। ऐसे में क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण रहा है ये सफ़र? देखिए, क्रिकेट हमेशा कहा जाता है कि प्रैक्टिस का चीज़ है, और निश्चित तौर पे जो भी खिलाड़ी इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे वो ज़रूर यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और मेरी भी सौभाग्य यही रही कि जो हमारे शुरुआती दिनों में जो हमारे दोस्त रहे, जो बचपन से साथ में रहा, उनका बहुत बड़ा सहयोग है कि उन्होंने पहली बार अपने साथ में खेलने का मौका दिया, और वहाँ से जो प्रैक्टिस शुरू हुआ वो रेगुलर प्रैक्टिस चलता रहा। ये अलग बात है कि सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दी है, पर ये कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों में और झारखंड के जो RDCA है, रांची डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, उनका बहुत बड़ा सहयोग है कि हम लोगों ने जहाँ भी चाहा वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों को नेट की सुविधा मिली, और यही प्रैक्टिस का नतीजा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग हैं। अच्छा, हम कंचन जी से और विशेष बातचीत करेंगे सरकार और तमाम चीज़ों पर। कुछ और भी लोग हम उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजुक्ता है। संयुक्ता, आप भी क्रिकेट खेलती हैं या आप क्या किस चीज़ की प्लेयर हैं आप? मैं मेनली सिटिंग वॉलीबॉल खेलती हूँ, पर क्रिकेट भी मेरा शौक़ है।
और मैं बैडमिंटन भी खेलती हूँ। कितने दिनों से खेल रही हैं आप ये सिटिंग वॉलीबॉल? सिटिंग वॉलीबॉल का 2 साल हो गया है। 2 सालों से खेल रही हैं। तो आप क्या मतलब नेशनल खेलती हैं, इंटरनेशनल खेलती हैं, क्या खेलती हैं? अभी तक हमने नेशनल में 3 बार हम लोग नेशनल के लिए मतलब खेल चुके हैं और एक बार हमने 3rd पोजीशन भी लाया है चेन्नई में 2019 में। 2019 में 3rd पोजीशन आया था, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल झारखंड की टीम ने 2019 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसमें आप उस टीम के सदस्य थीं। आप तीनों थीं? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिमा उरांव है। आप रांची से हैं आप लोग? हाँ, रांची से। आप कहाँ से हैं? मैं गुमला से नाम हूँ, बता दीजिए। असुनता टोप्पो। तो ये इस टीम में 3 महिलाएं भी हैं और ये सिटिंग वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं। 2019 में झारखंड ने सिटिंग वॉलीबॉल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और आप लोग उस टीम का हिस्सा थी। एक और खिलाड़ी हमारे साथ हैं, ये भी इनकी जर्सी में आप इंडिया लिखा हुआ देख रहे होंगे। और जो क्रिकेट समझते हैं, जो स्पोर्ट्स समझते हैं, उन्हें पता है कि आप अपनी जर्सी में तब तक इंडिया नहीं लिख सकते हैं जब तक आपने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया हो। या अगर झारखंड लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नेशनल खेल चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल चंद गुप्ता हुआ। विपुल जी, आपका दाहिना हाथ नहीं है और मैंने आपको बॉलिंग करते हुए देखा है। आप स्पिन बॉलिंग करते हैं। ये सफ़र कैसा रहा आपका अभी तक? सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा, जहाँ भी गया सीखने को ही मिला। और शुरू से दोस्त लोग के साथ खेलता था तो, और मेरे जो कोच थे शुरू में, मैं नॉर्मल था शुरू में मेरा दोनों हाथ था, तो मैं प्रैक्टिस किया करता था। तो पहले दोनों हाथ हुआ करते थे? हाँ। फिर क्या हुआ? ये हादसा कैसे हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं साइकिल से जा रहा था ट्यूशन के पढ़ने के लिए, तो उस समय बस ने मुझे टक्कर मार दिया, तो मैं गिर गया तो हाथ में ही बस चढ़ गया। तो उसी से फिर हाथ बस हाथ पे चढ़ गया था? हाथ पे चढ़ गया था, उसी से बस हाथ कट गया। तो वही उसके बाद फिर सफ़र शुरू हुआ। कितने साल पहले की बात है ये? 2003 में हुआ था मेरे साथ। 17 साल पहले। 17 साल पहले इनका हाथ, बस जो कि इनके हाथ पे चढ़ गया था तो वो कट गया। उसके बाद फिर क्या लगा, कैसे, कितनी काफ़ी चीज़ें बदल गई होंगी कि दाहिना हाथ नहीं होना बहुत बड़ी बात है। बदल तो गया बहुत कुछ। जब मैं हॉस्पिटल में था तो यही सोचता रहता था कि आखिर अब करना क्या है, क्या करूँ। उसके बाद क्रिकेट खेलने का तो जुनून शुरू से ही था, तो उस समय मैं खेला करता था। मगर अब नॉर्मल के साथ तो खेल कोई खिलाता नहीं था हम लोगों को कि आपका एक हाथ नहीं है तो आप कैसे खेलोगे, यही बोला करते थे सब। मगर जब एक बार पेपर में मैंने पढ़ा कि डिसेबल क्रिकेट भी होता है, तो एक जुनून जागा कि चलो फिर से मैं अब खेल सकता हूँ। उसके पहले भी खेलते थे आप? हाँ, उसके पहले भी मैं खेलता था, तो बहुत खुशी हुआ कि चलो अब मेरा हाथ नहीं है मगर एक डिसेबल क्रिकेट भी है जिसको मैं फिर से खेल सकता हूँ और उसमें आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मुकेश कंचन जी से मुलाकात हुई, जो मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं और हमारे सर भी हैं, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद वो हमें टीम में ले गए। पहला टूर मेरा पटना का था नेशनल, उस समय खेल के आया तो इतनी खुशी हुई, जैसा लगा कि मैं मतलब कि जो ना चाहते हुए मतलब इतना खुशी मिल गया कि हम सोचा करते थे हॉस्पिटल में 6 महीना यही सोचते थे कि आखिर अब तो क्रिकेट मेरा छूट गया, अब खेलेंगे कैसे। मगर एक उम्मीद की किरण जागी, फिर से खेलना शुरू किया और आज मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। 4 देश घूम चुका हूँ, 4 देश के साथ खेल चुका हूँ, एशिया कप विनर हूँ 2015 में। जी, तो बिल्कुल एक खिलाड़ी के लिए उसके खेल का छूट जाना एक बहुत बड़ा और बहुत ही दुखद घटना होता है। लेकिन चूँकि रांची में डिसेबल्स की एक टीम बनी हुई है, यहाँ लोग खेलते हैं और इसी ने विपुल को ये ताकत दी कि वो आकर यहाँ पे खेलें। और जिस तरह का यहाँ पे उन्होंने मुकाम हासिल किया, 4 देश घूम चुके हैं, कई इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। और जब बाकी देश जाते हैं तो आपको आइडिया लगता होगा कि वहाँ पर किस तरह की चीज़ें हैं, मतलब बाकी खिलाड़ियों का सुविधाएँ क्या मिलती हैं उन लोगों को, और आपको क्या कम मिलती हैं? देखिए, वहाँ पर सब कुछ सुविधा है, बाकी लोगों को, बाकी देश में सब कुछ सुविधा है। जैसे श्रीलंका में सबका नौकरी है, श्रीलंका के जितने भी प्लेयर है सबके पास नौकरी है। अफगानिस्तान के प्लेयर के पास सबके पास नौकरी है। प्लस अफगानिस्तान में कोच इजमामुल हक है, जो पहले पाकिस्तान का कैप्टन थे। तो ऐसा है वहाँ पर सिचुएशन। उसके बाद स्टीव वाह जो है ऑस्ट्रेलिया के, वो है अपने देश में। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, पाकिस्तान में इमरान खान वो है, वो पूरा देखते हैं, वही देखते हैं उसको। मगर हमारे खिलाड़ी रहे हैं और इसीलिए वो देखते हैं। अभी बांग्लादेश टीम हमारे यहाँ से जीत के गई थी, ताजमहल ट्रॉफी आगरा में हुआ था, तो उसमें मैं भी सदस्य था। यहाँ से जीत के गई थी। शेख हसीना ने उन्हें 2-2 लाख रुपए करके हर एक प्लेयर को मिला। अभी तो कोई सम्मान मिला है यहाँ पर झारखंड में? चूँकि आप कई सालों 5-6 साल से आप खेल रहे हैं, कोई सम्मान या कुछ मिला है? बांग्लादेश में अभी जो गया लोग 2-2 लाख रुपया मिला और उनके एसोसिएशन को 1 करोड़ रुपया मिला और उनको मान्यता भी मिल गई बांग्लादेश में, बांग्लादेश क्रिकेट से। ठीक है, मगर हमारे यहाँ बीसीसीआई ने भी कभी मान्यता दी नहीं और सरकार भी कभी कुछ की नहीं। और आज तक जितना भी जीत के आए, आज तक कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। नेटवेस्ट ट्रॉफी भी हम लोग जीते 3 देशों की,
जो कलकत्ता में हुई थी कुछ भी नहीं मिला। आगरा से हम लोग जीत के आए थे ताजमहल ट्रॉफी, उसमें भी नहीं मिला। उसके बाद एशिया कप का विनर है हम लोग 2015 का, उसमें भी कुछ नहीं मिला। आज तक मतलब कहा जाए तो सिर्फ अपने पैसों से खेलते हैं, अपना मेहनत का कमाई लगाते हैं। बस एक शौक़ है, एक जुनून है, एक देश के लिए खेलने का जज्बा है। बस इसीलिए हम लोग का कदम मतलब रुकता नहीं है कि देश के लिए खेल रहे हैं। मतलब कुछ भी हो, अरे मिले नहीं मिले, मगर हम तो चाहें हम अपना देश का इंडिया पहन लिए, मतलब मन में लगता है कि नहीं देश के लिए खेले। नहीं, हम तो चाहेंगे और शायद फॉलोअप के तमाम दर्शक भी चाहेंगे कि आप ये लगातार खेलते रहें और जिस तरह से आपने हमारे देश के लिए वो जो हासिल किया ट्रॉफीज़ वो आते रहें। लेकिन आपके इस तकलीफ़ में हम साथ हैं और हम मानते हैं, क्योंकि अपना पैसा लगाकर चाउमीन बेचकर इंसान पैसा कमा रहा है, उस पैसे से क्रिकेट खेल रहा है और देश के लिए ट्रॉफी लेकर आ रहा है। ये बड़ी अजीब बात है। तो अभी घर में और क्या कौन कौन है, क्या स्थितियाँ हम हैं? लोग 4 भाई हैं। एक भाई मेरा और भी है, वो भी डिसेबल ही है, वो बोल नहीं पाते हैं। और बाकी सब छोटे हैं तो वो लोग पढ़ते हैं। बाबूजी ऑटो चलाते हैं, मम्मी गृहिणी है, तो वही बाबूजी और मैं मिल के पूरा देखना होता है घर, और जो भी उन लोगों का खर्च है सब हम ही लोगों को करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। इसी से ज़िंदगी चल रही है। बस बहुत कोशिश की है कि कुछ हो जाए सरकार से, गवर्नमेंट से हम लोग बात भी किए थे। जब एशिया कप जीत के आए थे तो मुख्यमंत्री से मिले थे भी, उस समय रघुवर दास जी थे। तो उस समय उन्होंने कहा नहीं सामान्य खिलाड़ी के द्वारा आप लोगों को जो मिलता है वो सब मिलेगा, आप लोगों को नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा, सब मिलेगा। मगर वो सब भी बातें हवा हवाई हो गई। टीम में जो यहाँ पर है किसी की नौकरी है? किसी की नहीं, किसी की नहीं। यही तो विडंबना है। चलिए ठीक है, हम फिर से वापस लौटेंगे इस टीम के कोच। और मैं कहूँ कि इस जो भी आज आप रांची में देख पा रहे हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान मुकेश जी का है और इस बात में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि आपने बहुत दिन तक यहाँ आकर ये प्रयास किया और छोटे छोटे बच्चे भी को आप आज कोचिंग देते हैं। मुकेश जी, मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि सरकार को, चूँकि आप कोई भी काम करते हैं तो अगर संस्था, सरकार, प्रशासन आपकी मदद ना करे तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, किस तरह की मदद मिल पाती है और क्या उम्मीद करते हैं और वो चीज़ें हो पा रही हैं कि नहीं? सीधे शब्दों में कहेंगे कि सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और सरकार का इस खेल के प्रति कोई भी नियति नहीं है कि इस खेल को आगे लाया जाए। ये कह सकते हैं कि मेरा जुनून है कि मैंने दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन करके पूरे इंडिया में क्रिकेट चल रहा है और रांची में पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड के नाम से एक रजिस्ट्रेशन करा के, और बाकी अन्य गेम जो आप बाकी बच्चों से आप देख रहे हैं, सिटिंग वॉलीबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल है, तलवारबाजी है, ऐसे तमाम ऑल इंडिया एसोसिएशन से मान्यता लेकर मैं यहाँ झारखंड में काम कर रहा हूँ। पर आज तक कभी भी सरकार कई बार हमारे पास हमारे प्रोग्राम में आती है। एक दो बार ये भी कह सकते हैं, कसम नहीं खा सकते हैं कि सरकार ने मदद नहीं किया, पर जस्ट एक आयोजन में एक सहयोग के रूप में, जिसे हम स्पॉन्सरशिप के रूप में कह सकते हैं, कि कुछ सहयोग मिला। पर खिलाड़ियों को कभी भी कोई सहयोग यहाँ पर नहीं मिला, जबकि आप देख रहे हैं सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया भी झारखंड में चल रही है और उससे हम लोगों को बाहर रखा गया है। आप लोगों ने कभी मतलब सरकार के पास आप गए और आपने कहा कि हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या लगता है? देखिए, जब हम लोग 2015 में एशिया कप जीते थे तो सीधा ट्रॉफी लेकर मुख्यमंत्री के पास चले गए थे। माननीय रघुवर दास जी थे और उन लोगों ने कहा भी था, पूरे बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी लाइनें छपी थी कि जिस तरीके से सामान्य खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाती है, इन खिलाड़ियों को भी दी जाएगी। मैं तो ये भी कहने को तैयार हूं कि आप अन्य खिलाड़ियों के ज़्यादा नहीं, जैसे आप देखते होंगे हर एक सुविधाएं जो सरकार चलाती है उसमें दिव्यांगों को एक्स्ट्रा देती है, कुछ ना कुछ रियायत है या आरक्षण के रूप में। मैं तो यहाँ पर कहता हूँ कि आप सामान्य लोगों जितना भी देंगे तो जो आप कारवां अभी देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में रांची में और पूरे झारखंड में लोग हमारे साथ जुड़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये लाखों की संख्या में जाएगी और हर साल यहाँ 10, 15, 20 की संख्या में गोल्ड मेडल आएंगे। बिल्कुल। भारत में डिसेबिलिटी की रेट को अगर हम देखें तो 2.2%, यानी 2.2% लोग डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं। यानी कि ये संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो। और इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद जो इनकी जो चाहत है वो सिर्फ इतना है कि सरकार के द्वारा जो आवश्यक चीज़ें हैं वो इनको मिल सके, ताकि जिस तरह से इनका सफ़र चल रहा है, जो कारवां चल रहा है, वो और बेहतर तरीके से चल सके। क्योंकि जब हम यहाँ पर अभी खेलने के लिए, हम देखने के लिए आए आपका मैच, तो हमें देखा कि नेट भी फटा हुआ है, कई चीज़ें हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत है और वो नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी को अगर आप सवाल उठाते हैं तो आपको देखने की ज़रूरत यह भी है
कि दिव्यांगता को लेकर, विकलांगता को लेकर आपके मन में क्या ख्याल आता है, क्या सवाल उभरते हैं और आप कितने संवेदनशील हैं, तभी ये जवाब जो है वो उभर कर सामने आ सकता है। अभी क्या आगे कुछ प्रोजेक्ट चलने वाला है कि क्या लगता है, कुछ अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, कोविड के समय तो आप जानते हैं कि सारे ग्राउंड्स बंद है। जो सिटिंग वॉलीबॉल बच्चों को प्रैक्टिस करना चाहिए था वुड फ्लोर पे, वो आज बच्चे घास पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चूँकि झारखंड के तमाम प्रैक्टिस स्टेडियम बंद है। और अभी दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसमें DPL का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुबई टीम जाएगी, जहां पर आपने देखा होगा अभी IPL हुआ और महिला क्रिकेट भी हुई। उसी तरीके से हमारा भी दिव्यांग प्रीमियर लीग ये होता है इस तरह का? होने वाला है। मैं माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं होती है, ताकि आप में से बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी कि इस तरह के आयोजन होते हैं। और मुझे इसमें मुकेश जी वो तस्वीर याद आती है जब कबड्डी के का वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय कबड्डी की टीम अपने हाथ में उस कप को लेकर ऑटो से सफ़र कर रही थी। वो एक दर्दनाक तस्वीर थी। मुझे लगता है कि जो भेदभाव जो है स्पोर्ट्स को लेकर, यह इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि एक टीम यहाँ जीत कर आती है और लोग जानते तक नहीं कि इस तरह का आयोजन होते हैं, और फिर बाकी टीमों को हम सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि अभी किसी और क्षेत्र में हो तो भारत के पूर्व कप्तान से मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और यहाँ हम आपसे आकर बातचीत कर रहे हैं, तो ये है। हाँ, तो आप अभी क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ें, क्योंकि आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो आप कुछ उम्मीद देखते हैं, सतह पर चीज़ें देखते हैं कि कहाँ पहुँचने वाला है ये? देखिए, मुझे ये तो ज़रूर पता है, अपनी ज़िंदगी में मैंने ये सीखा है कि जब आप जो काम में दिल और मन से लगे रहते हैं तो उसका परिणाम, मुझे लगता है कि एक समय था कि लोग ये भी नहीं जानते थे कि दिव्यांग मैदान तक भी पहुंच पाता है, और हम लोगों के प्रयास से बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से भी लड़के लड़कियां निकल कर आ रही हैं, और बहुत सारे अभी हम लोगों ने जिला टीम भी बना रखा है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, तो ये भी उम्मीद है कि आने वाले कल में सरकार की नींद खुलेगी। कब तक वो हमसे इस तरीके से मुंह घुमा कर रखेंगे, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि उनको भी इस चीज़ का रियलाइज़ होगा, और ये भी ज़रूर महसूस करेंगे कि उन्होंने बहुत लेट किया। जिस तरीके से आपको याद होगा कि पिछले जब नेशनल्स गेम हुए थे, ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो उसमें दिव्यांगों ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लाया था सामान्य लोगों की अपेक्षा। तो शायद यही एक दिन झारखंड में भी ऐसा कुछ होगा, तब जाके सरकार की नींद खुलेगी। चलिए, तो आज मैं बहुत ही स्तब्ध हूँ ये देखकर, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से हमें लगती हैं वो सतह पर वैसी होती नहीं है। और जैसा आपने बताया, मुकेश जी ने बताया कि दिव्यांग, इस वक्त जो ओलंपिक हुआ था, तो दिव्यांग लोग जो है वो जितना उन्होंने मेडल लेकर आया, भारत के लिए जितना मेडल उन्होंने हासिल किया, वह सामान्य से कहीं ज़्यादा था। ऐसे में सवाल उठता है कि अवसर नहीं मिलने के बावजूद स्थितियाँ ऐसी है, तो अगर इन्हें वो अवसर मिले जिनके ये हकदार हैं, तो भारत इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सकता है। और झारखंड सरकार के जो लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसी राज्य से लोग इंटरनेशनल खेल रहे हैं, यहाँ तक कि उस इंटरनेशनल टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं। और ऐसी स्थिति में इतने ऊर्जावान, इतने सामर्थ्य और इतने टैलेंटेड लोग होने के बावजूद अगर सिर्फ सरकारी उदासीनता की वजह से ये चीज़ें कम हो जा रही हैं, सोचने की बात तो है। हमें चोट लग जाती है तो हम दिन भर घर से निकलते नहीं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत झेलने के बावजूद मैदान पर आने का हिम्मत किया, खेलने का हिम्मत किया, और उस मुकाम तक पहुंचने का हिम्मत किया जो हम में से कई लोगों के लिए आज भी सपना है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करें, इसलिए कि इनकी कहानियाँ बाकी लोगों को जाननी ज़रूरी है, और आप जान सकें कि झारखंड में दिव्यांग लोग इस तरह के मुकाम हासिल कर रहे हैं और किस तरह की परेशानियों के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने साथी संजय के साथ में विवेक। नमस्कार। देश के सभी लोगों को हमारी ओर से विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हिप हिप हुर्रे! followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in